नमस्कार दोस्तों, 19 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट। फैक्टॉइड्स क्या होते हैं? फैक्टॉइड एक ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि जरूरी नहीं हो कि सही हो, लेकिन उनको इतनी ज्यादा बार पब्लिक परसेप्शन में बोला जाता है कि उन्हें सही माने जाने लगता है। यानी एक चीज जिसके बारे में हमको ये नहीं पता है कि वो सही है या गलत है, बट उसके बारे में इतनी ज्यादा बात की जा रही है कि ऐसा लगने लगता है कि वो गलत डाटा ही सही हो, तो इसको फैक्टॉइड्स बोलते हैं। तो एमएसपी के बारे में जो कुछ फैक्टॉइड्स हैं उनके बारे में यहां पे बात की ऑथर ने। और एमएसपी के रिजाइम में जो प्रोक्योरमेंट है ना, कि भाई कौन से देश के स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा एमएसपी का प्रोक्योरमेंट होता है, कौन से देश का ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा किसान अपना गेहूं और चावल एमएसपी के रिजीम के अंदर बेचते हैं, इसके बारे में कुछ बड़े अच्छे स्टैटिस्टिक्स बताए गए। उन स्टैटिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये आर्टिकल है कांग्रेस एंड्योरिंग रिवाइवल। देखिए, इस समय पे नेशनल लैंडस्केप में बीजेपी पार्टी डोमिनेट कर रही है। कहीं ना कहीं एक पार्टी डोमिनेंट रहे वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। तो एक पोटेंट अपोजिशन होना चाहिए, और वो पोटेंट अपोजिशन कांग्रेस के फॉर्म में निकल के आ सकता है। तो कांग्रेस कैसे अपने आप को रिवाइव कर सकती है इसके बारे में बताया है, लेकिन एक पॉलिटिकल आर्टिकल है। हमारी एग्जाम्स प्रिपरेशन में पॉलिटिकल आर्टिकल कोई रोल है नहीं। वैसे तो मेरा मन है कि मैं कुछ ऐसी मसालेदार न्यूज भी इंफॉर्मेटिव तरीके से आपके सामने लेके आऊं, बट यहां पे इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करूंगा। जरूरत पड़ी तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है फ्रेंड एंड नेबर। भैया, इंडिया के टाइज बांग्लादेश के साथ पिछले कुछ महीनों में खराब हुए हैं। उनको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में इस आर्टिकल में बात कही गई है। और बैटल फॉर बंगाल, बीजेपी और वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में एक ओपन वॉर सा छिड़ा हुआ है। वो ओपन वॉर क्यों छिड़ा हुआ है, पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि ओपन वॉर छिड़ गया है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो वो देखेंगे। सैटरडे है वैसे भी आज, तो आज बहुत ज्यादा आर्टिकल्स है नहीं, केवल 4 ही आर्टिकल्स है। उसमें एक तो वो कांग्रेस बीजेपी वाला आर्टिकल है जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके बिल्कुल पहुंचवाइए, इससे मेरी भी थोड़ी मदद होगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जिन डॉट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। मुझे हेल्प करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। तो भाई, द एमएसपी फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट। सबसे पहले तो यहां पे फैक्टॉइड की डेफिनेशन दी गई है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। फैक्टॉइड मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको रिलायबल नहीं बोला जा सकता। मतलब वो इंफॉर्मेशन जो सच भी हो सकती है, जो गलत भी हो सकती है, बट उस इंफॉर्मेशन को इतनी बार रिपोर्ट किया गया है, इतनी बार बोला गया है कि अब लोगों को वो सच लगने लगी है। और कहीं ना कहीं एमएसपी रिजीम को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिजीम को लेके मार्केट में बहुत सारे फैक्टॉइड्स घूम रहे हैं। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन बात करें एमएसपी की, तो क्या होती है? बेसिकली इट इज मेंट टू सेट अ फ्लोर बिलो विच प्राइसेस डू नॉट फॉल। यानी कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, और एमएसपी 23 कमोडिटीज के लिए अनाउंस किया जाता है, तो ये 23 कमोडिटीज, इनका प्राइस मार्केट में एक लेवल से नीचे नहीं जाएगा। तो फार्मर्स को जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया है उतना तो क्रॉप का मिलेगा ही मिलेगा, उससे नीचे दाम नहीं जाएगा। 23 कमोडिटीज के लिए अनाउंस किया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी रिजीम के अंदर वो केवल गेहूं और चावल का होता है। बाकी क्रॉप्स बहुत ही कम प्रोक्योर की जाती हैं एमएसपी के अंदर। अब इस एमएसपी रिजीम को लेके हर इंसान की अपने अपने व्यू पॉइंट है। कितनी बार तो हमने एमएसपी के बारे में बातचीत करी आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स में। इनफैक्ट एडिटोरियल्स में तो चलिए वो लोग अपने व्यू पॉइंट्स लिखते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड की। द हिंदू किसी के भी तो आर्टिकल को छाप नहीं देगा, लेकिन पार्क में जो अंकल लोग टहलते हुए, ऑफिस में लोग बात करते हुए, जिनको बेसिक लेवल पे ग्राउंड की हकीकत नहीं पता होती, वो भी अपने व्यू पॉइंट्स देते फिरते हैं एमएसपी को लेके। तो एमएसपी को लेके मार्केट में बहुत से फैक्टॉइड्स घूम रहे हैं। कौन कौन से फैक्टॉइड्स हैं? कुछ फैक्टॉइड्स हम लोग यहां पे देखते हैं। पहली बात तो, एमएसपी में बोला जाता है कि भाई केवल लार्ज फार्मर्स बेनिफिट करते हैं एमएसपी से। तो पहला फैक्टॉइड तो ये चल रहा है कि भैया केवल लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है फैक्टॉइड से। तो ओवरऑल देश में अगर 100% फार्मर्स हैं तो 6% से कम लार्ज फार्मर्स है, तो केवल यही फार्मर्स बेनिफिट कर रहे हैं एमएसपी से। फिर भाई, केवल पंजाब, हरियाणा और कुछ हद तक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो बेनिफिट कर रहे हैं एमएसपी से, और पूरे देश के फार्मर्स एमएसपी से बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे फैक्टॉइड्स घूम रहे हैं मार्केट में, जहां पे ये बोला जा रहा है कि एक तो अमीर फार्मर्स ही फायदा उठा रहे हैं एमएसपी का, दूसरा केवल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कुछ हद तक यहां के फार्मर्स फायदा उठा रहे हैं एमएसपी का, बाकी स्टेट्स के फार्मर फायदा नहीं उठा रहे हैं। अब इनको ऑथर ने बोला है फैक्टॉइड। इन्होंने, ऑथर ने बोला कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना, ये गलत है। गलत क्यों है?
यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थोड़ी तारीफ की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम चलाई थी, इसको 1997-1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम को इस्तेमाल करके सिस्टमैटिक एफर्ट के थ्रू एमएसपी को ज्यादा स्टेट्स तक पहुंचाया जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश रही है। और इस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम को, डीसीपी स्कीम को किसी एक पर्टिकुलर सरकार से मत जोड़िएगा दोस्तों। बीजेपी सरकार ने भी इसमें रोल प्ले किया, कांग्रेस की सरकार ने भी इसमें रोल प्ले किया। बहुत लंबे समय के लिए कांग्रेस ने इसको इंप्लीमेंट किया है। आगे आने वाले समय में इस डीसीपी स्कीम को कितना बीजेपी इंप्लीमेंट करेगी वो तो देखिए समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए डीसीपी प्रोग्राम के चलते एमएसपी को पंजाब हरियाणा से बाहर निकाल के बहुत स्टेट्स तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं इसमें सफलता भी मिली है। एफसीआई के डाटा की बात की जाए तो एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डाटा यह बोलता है कि जुलाई 2015 तक 15 स्टेट्स इंप्लीमेंट कर चुके हैं इस डीसीपी प्रोग्राम को। अब सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इस डीसीपी प्रोग्राम को पूरे इंथुजियाज्म से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि भाई वो किसी प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं तो उसको किस हद तक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि भाई ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन तो स्टेट्स के हाथ में है। लेकिन हमने ये देखा गया है कि ट्रेडिशनल स्टेट्स जो माने जाते हैं एमएसपी के मामले में, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, तो हमेशा से ये बोला जाता था कि भैया एमएसपी का प्रोक्योरमेंट इन्हीं स्टेट्स में ज्यादा होता है, बाहर नहीं होता है। 2000 तक भाई कहीं ना कहीं ये बात सही है। 2000 तक पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बाहर केवल 10% ऑफ व्हीट एंड राइस को प्रोक्योर किया जाता था। ये प्रोक्योरमेंट कौन करता है? ये प्रोक्योरमेंट करता है केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। तो भैया 2000 से पहले, मतलब 2000 से पहले 90% ऑफ द व्हीट और राइस को या तो हरियाणा में या पंजाब में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से प्रोक्योर किया जाता था। ये वही इलाके हैं जहां पे इंटेंसिव लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया गया था 1960s में। लेकिन भाई 2000 के बाद सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई है। अगर आप बात करें अभी के समय पे, तो अभी के समय पे चावल के केसेस में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टार परफॉर्मर्स हैं। छत्तीस और उड़ीसा स्टार परफॉर्मर का मतलब क्या है कि भाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पैदा हुआ चावल सबसे ज्यादा प्रोक्योर किया गया है कंट्री। मतलब ये जो दो स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दे कंट्रीब्यूट 10% ईच ऑफ द टोटल पैडी प्रोक्योरमेंट इन द कंट्री। यानी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जितना भी चावल एमएसपी रिजीम के अंदर खरीदते हैं उसका 10% छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं, 10% उड़ीसा से खरीदते हैं। फिर वीट की बात की जाए, फॉर वीट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हैज टेकन ऑफ इन मध्य प्रदेश इन अ बिग वे, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द वीट प्रोक्योरमेंट। यानी कि पूरे देश में एमएसपी के लिए जितना वीट प्रोक्योर किया सरकार में, उसने 20% तो मध्य प्रदेश से प्रोक्योर किया। फिर भाई इन 2021 वीट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश सरपास्ड दैट इवन फ्रॉम पंजाब। यानी 2020-21 अभी के लिए जो चल रहा है, 2020-21 में जितना वीट एमएसपी रिजीम के अंदर पंजाब से प्रोक्योर किया गया है उससे ज्यादा मध्य प्रदेश से प्रोक्योर किया गया है। देखिए दोस्तों, पंजाब और हरियाणा, एक बात मैं आपको बता दूं, पंजाब और हरियाणा में मान लीजिए 100 यूनिट्स वीट और राइस पैदा होता है तो उसका मेजर परसेंट 80-90% एमएसपी के अंदर जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो आप इलाका कंपेयर करिए, पंजाब उतना बड़ा स्टेट नहीं है लैंड के मामले में, हरियाणा उतना बड़ा स्टेट नहीं है लैंड के मामले में, वहीं पे राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, उड़ीसा की बात कर लीजिए, इनका लैंड एरिया बड़ा है। तो ओवरऑल जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है ना पंजाब हरियाणा के बाहर के स्टेट्स में, वो ज्यादा होता है। हाँ, पंजाब और हरियाणा में एमएसपी के अगेंस्ट इतना बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है पंजाब और हरियाणा का, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन एमएसपी के अंदर बिकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देश के एमएसपी फिगर्स में से परसेंटेज निकालेंगे तो पंजाब और हरियाणा काफी पीछे खिसक चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया मध्य प्रदेश से 20% ऑफ एमएसपी वीट खरीदा जा रहा है, छत्तीसगढ़ ओडिशा से ही 10% ऑफ पैडी एमएसपी खरीदा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। फिर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स पे आ जाते हैं, मतलब वो घर जो कि एमएसपी के अंदर वीट और राइस बेचते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की बात की जाए और पैडी की बात की जाए, चावल की खेती की बात की जाए, तो भैया ओवरऑल वो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स जो कि एमएसपी के अंदर चावल बेच रहे हैं उसमें 9% हाउस होल्ड्स पंजाब के हैं, 7% हाउस होल्ड्स हरियाणा के हैं, 11% हाउस होल्ड्स उड़ीसा के हैं, 33% हाउस होल्ड छत्तीसगढ़ के हैं। मतलब कि अगर आप 100 मान लीजिए हाउस होल्ड्स को जो कि एमएसपी के अंदर अपना चावल बेच रहे हैं, तो उन 100 में से 9 पंजाब में, 7 हरियाणा में, 11 उड़ीसा में और 33 छत्तीसगढ़ में।
तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो एमएसपी में चावल बेच रहे हैं वो भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पंजाब और हरियाणा से ज्यादा है। फिर एमएसपी रिजीम के अंदर जो वीट बेचने वाले एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा कहां पे, मध्य प्रदेश में 33%, पंजाब में 22%, हरियाणा में 18%। तो भाई वो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो एमएसपी रिजीम के अंदर गेहूं बेचते हैं, वीट बेचते हैं, वो हरियाणा में 18% है, पंजाब में 22% है और अकेले को मध्य प्रदेश में 33% है। तो ये बोल देना, यहां पे एक फैक्टॉइड को निगेट कर दिया ऑथर ने, ये बोल देना कि एमएसपी रिजीम का फायदा सिर्फ पंजाब और हरियाणा को हो रहा है, तो बिल्कुल गलत है। एमएसपी रिजीम का फायदा बाकी स्टेट्स को भी हो रहा है और ये इन स्टैटिस्टिक्स से क्लियर कट पता चलता है। फिर एक और फैक्टॉइड है कि एमएसपी का फायदा केवल अमीर फार्मर्स को होता है, केवल बड़े फार्मर्स को होता है। ये फैक्टॉइड भी यहां गलत निकलता नजर आ रहा है। क्योंकि ओवरऑल एमएसपी के अंदर जो भी अनाज बेचा गया है उसके स्टैटिस्टिक्स को आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ने एमएसपी रिजीम के अंदर ज्यादा बेचा है, लार्ज फार्मर्स ने कम बेचा है। अगर आप ऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं तो जिन्होंने भी चावल, पैडी की धान को बेचा है गवर्नमेंट को, उसमें से 1% लार्ज फार्मर्स थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड था। तो 1% वर लार्ज फार्मर्स हैविंग मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, उन्होंने 70% ऑफ पैडी को एमएसपी के अंदर बेचा है। तो एमएसपी के अंदर जो टोटल पैडी बिका है, चावल बिका है, उसमें से 1% लार्ज फार्मर्स ने बेचा है, 70% स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स ने बेचा है और 29% मीडियम फार्मर्स थे। एक और चीज यहां पे ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहां पे टोटल अमाउंट ऑफ चावल सोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमाउंट ऑफ फार्मर्स की बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के जब आप पैडी के क्वांटिटी की बात करेंगे तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। यहां पे नंबर ऑफ फार्मर्स की बात हो रही है। तो अगर 100 फार्मर्स हैं और 100 फार्मर्स एमएसपी के अंदर अपना चावल बेच रहे हैं तो इस 100 में से एक फार्मर ही लार्ज होगा, लगभग 70 फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल होंगे और लगभग 29 फार्मर्स मीडियम फार्मर्स होंगे। 2 से कम हेक्टेयर या 2 से कम हेक्टेयर का लैंड है तो आप स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में आते हो। 2 से 10 हेक्टेयर का लैंड है तो आप मीडियम फार्मर्स कैटेगरी में आते हो। 10 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड है तो आप लार्ज फार्मर्स कैटेगरी में आते हो। हालांकि ये कैटेगराइजेशन स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करते हैं कि कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड स्मॉल, मीडियम या लार्ज में आएगा। तो हमने चावल की बात कर ली भाई। चावल में अगर एमएसपी रिजाइम के अंदर 100 फार्मर्स बेच रहे हैं तो एक लार्ज होगा, 70 स्मॉल और मार्जिनल होंगे और 29 मीडियम होंगे। वहीं पे अगर आप वीट की बात कर लीजिए तो भाई वीट में अगर 100 फार्मर्स बेच रहे हैं एमएसपी के अंदर तो 3 फार्मर लार्ज होंगे और लगभग 56% फार्मर स्मॉल और मार्जिनल होंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है कि भैया एक बहुत बड़ा फार्मर का तबका एमएसपी रिजीम से फायदा ले रहा है। तो ये फैक्टॉइड कि भाई केवल बड़े और ताकतवर और लार्ज फार्मर्स को फायदा है, तो ये गलत। हाँ, ये कुछ आप कह सकते हो कि वो जो 1% फार्मर है जो चावल बेच रहे हैं और जो 3% फार्मर है जो वीट बेच रहे हैं वो ज्यादा चावल और वीट बेच रहे होंगे, तो एब्सोल्यूट पैसे के टर्म्स में जरूर वो थोड़ा ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन एमएसपी का बेनिफिट गरीब फार्मर्स को भी है। और अगर आप स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के फिगर को देखें पंजाब और हरियाणा में, तो भैया पंजाब हरियाणा की बात की जाए, शेयर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। पैडी सेलर्स यानी वो फार्मर्स जो कि चावल का धान बेचते हैं, पंजाब में चावल के धान बेचने वाले टोटल 38% फार्मर स्मॉल और मार्जिनल है और हरियाणा में टोटल 58% फार्मर स्मॉल और मार्जिनल है। तो ऑब्वियस सी बात है पंजाब और हरियाणा के अंदर भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको एमएसपी रिजीम से फायदा होता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि भाई पंजाब और हरियाणा के बाहर अगर कोई एक ऐसी स्कीम है जो कि एमएसपी के बेनिफिट्स को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तक लेके जाती है तो यह है डीसीपी स्कीम, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम। ठीक है भाई। अगर आप बात करें कि स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को जो फार्मर्स अपना धान बेच रहे हैं, चाहे गेहूं हो चावल हो, उसमें मैक्सिमम स्मॉल और मार्जिनल है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात की जाए तो इन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा फॉर एग्जांपल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कंप्राइज 70 to 80% ऑफ ऑल सेलर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी कि जितना भी धान गवर्नमेंट एजेंसीज को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बेचा जाता है उसमें 70 से 80% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। मध्य प्रदेश में नियरली हाफ यानी 45% ऑफ दोज हु सेल व्हीट टू गवर्नमेंट एजेंसीज आर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। मध्य प्रदेश में जो लोग
एमएसपी रिजीम के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज को अपना गेहूं बेचते हैं 45% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो भैया दोनों फैक्टॉइड्स कौन कौन से, कि भैया ये अमीर फार्मर्स को मदद करता है, दूसरा फैक्टॉइड कि भाई ये केवल पंजाब और हरियाणा के लिए यूजफुल है एमएसपी। ये दोनों फैक्टॉइड्स यहां पे बिल्कुल गलत होते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में हर स्टेट के लिए यूजफुल है, उसके साथ साथ अमीर नहीं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और मिडिल फार्मर्स की भी मदद करता है। कौन? ये आपका एमएसपी रिजीम। तो यहां पे फैक्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं? फैक्ट्स ये हैं, द प्रपोर्शन ऑफ फार्मर्स हु बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। तो भैया ये जो एमएसपी रिजीम को फ्लॉड बताया जाता है, इसको फ्लॉड बोलना गलत है, क्योंकि भाई जो गरीब फार्मर्स हैं वो भी इस एमएसपी रिजीम से बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं। और प्रोक्योरमेंट जिन जिन जगहों पे किया जाता है उसकी ज्योग्राफी बदल गई पिछले 15 सालों में। 15 साल पे पीछे चले जाएं, मतलब इनफैक्ट अगर आप 2000 से पहले चले जाओ तो यह बात बिल्कुल सही थी कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट होता था एमएसपी का। लेकिन अब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बाहर निकल चुका है एमएसपी, डीसी रिजीम के चलते, डीसीपी रिजीम के चलते। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बहुत एग्रेसिव तरीके से एमएसपी की सेल होती है। और द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स who have benefited from MSP and procurement, even if the size of the benefits may be large for larger farmers, this is true not just in DCP state but also in traditional state। मतलब कि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फायदा हुआ है। एब्सोल्यूट नंबर्स, पैसों की अगर आप बात करोगे तो जो लार्ज फार्मर्स हैं नो डाउट उनको ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि वो बहुत बड़ी डीलिंग्स करते हैं। स्मॉल फार्मर्स छोटी डीलिंग करते हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर्स की छोटी डीलिंग उनको सस्टेनेबल बना देती है, वो अपना पेट पाल पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बेनिफिट्स केवल पंजाब हरियाणा को नहीं मिले हैं, बाहर के स्टेट्स को भी मिले हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा के अंदर भी आप बोलो कि केवल अमीर फार्मर्स को फायदा हो रहा है, यह गलत है। पंजाब हरियाणा के अंदर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इस एमएसपी की स्कीम का। उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किए, मैं आपको समझा देता हूं। एमएसपी में यह बोला जाता है कि भाई ये डाइवर्सिफिकेशन को स्कटल कर देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर चीजें बेची जा रही हैं तो डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट नहीं होता है। ये फैक्टर भी गलत है। डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट नहीं होता मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए एमएसपी रिजीम के अंदर 23 कमोडिटीज हैं, लेकिन सबको पता है कि सारी की सारी 23 कमोडिटीज का उतना प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। जो मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट होता है वो होता है गेहूं चावल का। तो फार्मर्स करते क्या है कि उनको ये पता है कि भैया हमारा गेहूं चावल एमएसपी के अंदर बिक जाएगा, तो एक काम करते हैं गेहूं चावल ही उगाते हैं, कोई और चीज नहीं उगाते। उसके चलते डाइवर्सिफिकेशन कम होता है। फिर सब लोग गेहूं चावल ही उगाते हैं, पल्सेस, मिलेट्स, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो एमएसपी के ऊपर ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि एमएसपी के चलते क्रॉपिंग पैटर्न्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं आ पाता। लोग गेहूं चावल ही उगा रहे हैं और कोई क्रॉप नहीं उगा रहे हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। इसके लिए देखिए क्या बोला जा रहा है, अमंग पंजाबीज हु कल्टिवेटेड एनी क्रॉप 21 to 37% डिड नॉट ग्रो पैडी इन व्हीट। तो ये बोल देना कि भैया एमएसपी के चलते डाइवर्सिफिकेशन हुआ ही नहीं, ये गलत है। क्योंकि पंजाब के अंदर 21 से 37% लोग जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ना पैडी उगाया ना व्हीट उगाया। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 21 से 37% लोग ना पैडी उगा रहे हैं ना व्हीट उगा रहे हैं, तो ये बोल देना कि एमएसपी के चलते डाइवर्सिफिकेशन हो ही नहीं रहा है, ये गलत है। ये जरूर बात है कि भाई अगर एमएसपी सारे क्रॉप्स में होता तो भाई व्हीट और पैडी उगाने वाले लोग कंपैरेटिवली कम होते, बाकी क्रॉप्स उगाने वाले लोग कंपैरेटिवली ज्यादा होते। बट ये बोल देना कि एमएसपी की वजह से केवल गेहूं चावल उगाया जा रहा, कुछ और उगाया नहीं जा रहा, ये सही नहीं है। उसके बाद भाई अगर आप एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स की बात करें पंजाब में, हरियाणा में और पूरे देश में बात करो, तो भाई बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स हैं जो क्रॉप कल्टीवेट कर ही नहीं रहे हैं। मतलब कि वो क्रॉप के कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो आप बोलोगे वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? तो भैया एनिमल हस्बेंड्री भी तो एग्रीकल्चर का हिस्सा है। एनिमल हस्बेंड्री में आप क्या करते हैं? तो भाई डेयरी प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, ठीक है, मीट का अवेलेबल कराना, तो ये भी तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स हैं जो क्रॉप के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो डेयरी सेक्टर्स, मीट सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। तो वो भी तो एग्रीकल्चर के हिस्से हैं। तो अगर वो ग्रो करते हैं, अगर आप ये जो बोल रहे हो कि एमएसपी के चलते केवल गेहूं धान का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होकर भी क्रॉप कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है। और अगर पंजाब की ही बात की जाए तो पंजाब में अगर पैडी की बात की जाए तो 58% ऑफ फार्मर्स, और व्हीट की बात की जाए तो 48% ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व नहीं है। समझ गए? तो अ लार्जर प्रोपोर्शन 58% एंड 48% रिस्पेक्टिवली स्टेड अवे फ्रॉम पैडी एंड व्हीट।
तो पंजाब में चावल की खेती से 58% फार्मर्स दूर रहे, वीट की खेती से 48% फार्मर्स दूर रहे। तो ये बोल देना कि भाई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा, ये गलत है। वो अलग बात है दोस्तों कि 58% पैडी से दूर रहे, 48% वीट से दूर रहे, लेकिन अगर आप इन दोनों फिगर्स को मिला को देखोगे ना, तो पैडी और वीट साइजेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रो करती है पंजाब की, नो डाउट इन दैट। तो कुछ हद तक तो देखिए ये बात सही हो सकती है कि एमएसपी के चलते पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर्स हैं वो ज्यादातर गेहूं और चावल उगाते हैं, बट ये बोल देना कि कोई और चीज की खेती होती ही नहीं है, ये गलत होगा। बस यही यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। प्लस भाई एमएसपी रिजीम इंपॉर्टेंट क्यों है, एपीएमसी मंडीज इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी एक और वजह है। जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है ना इन एपीएमसी मंडीज में, अगर इसकी बात करी जाए, एमएसपी रिजीम की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मंडी में जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है उससे जो दाम मिलते हैं पैडी के, वो 13.3% ज्यादा होते हैं उस दाम से जिस दाम पे वीट बाहर बिकेगा मार्केट में, सॉरी चावल बाहर बिकेगा मार्केट में। तो भाई अगर आप बात करो ज्यादातर स्टेट्स में, तो भाई मंडी में, एपीएमसी मंडी में एमएसपी के चलते जो चावल बिकता है उसके दाम चावल जो कि मंडी के बाहर बिकता है उससे 13.3% ज्यादा है। सिमिलरली वीट के दाम जो कि एमएसपी रिजीम के अंदर मंडी में बिकता है 5.8% ज्यादा है व्हेन रिस्पेक्ट टू वही गेहूं, वही वीट जो मंडी के बाहर बिकता है। तो मान लीजिए एक फार्मर पंजाब में एपीएमसी मंडी में गया अपना सामान बेचने और उसको वहां पे मिले 113.3 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर जब वो बेचेगा तो 100 ही रुपए मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक पंजाब और हरियाणा का फार्मर जब मंडी में जाके अपने चावल को बेचेगा तो उसको 13.3% ज्यादा मिलेंगे, अगर वो बाहर बेचेगा तो 13.3% पैसे कम मिलेंगे। वहीं पे अगर वो अपने गेहूं को मंडी में बेचेगा तो 5.8%, लगभग 6% उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, मंडी के बाहर बेचेगा तो 6% पैसा उसको कम मिलेगा। इसलिए भी लोग इन मंडियों को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहां पे क्रिटिसाइज एक बात पे कर रहे हैं ऑथर, वैसे तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज नहीं किया ऑथर ने, बट ऑथर एक बात बोल रहे हैं कि भाई आप लोग प्रोक्योरमेंट में वीट और चावल को इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं, मिलेट्स को क्यों नहीं दी जाती है। देखिए मिलेट्स एक हार्डी क्रॉप है, हमारा देश एक सूखा देश बनता जा रहा है, पानी की कमी इंडिया में होती जा रही है, तो मिलेट्स एक ऐसी क्रॉप है जिसको कम पानी में उगाया जा सकता है। तो मिलेट्स अगर एक ऐसी क्रॉप है जिसको कम पानी में उगाया जा सकता है तो एक मेजर स्केल पे मिलेट्स को उगाना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स में न्यूट्रिशन भी होता है, मिलेट्स कम रिसोर्सेज और कम पानी से ग्रो हो जाएगी, और कहीं ना कहीं मिलेट्स को अगर आप एमएसपी में लेके अंदर आते हैं तो ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी मेंटेन किया जा सकता है और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लेवल को बिठाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मिलेट्स को एक मेजर स्केल पे एमएसपी में इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं ऑथर यहां पे। तो ये था पूरा एनालिसिस। ये आर्टिकल दोस्तों थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे दिए हुए थे, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आगे चलते हैं, फ्रेंड एंड नेबर, इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन टाइज विद बांग्लादेश एंड अप्रिशिएट शेख हसीना चैलेंजेस। जी भैया देखा जाए, सुनने में आ रहा है कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े खराब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हुई थी नरेंद्र मोदी जी के बीच में और बांग्लादेश की जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। रिलेशंस खराब क्यों हो रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के, क्योंकि कुछ वायलेंट बॉर्डर इंसिडेंट्स हुए हैं। तो हमारे बीएसएफ के लोगों ने कुछ बांग्लादेश के लोगों को गोली मार दी जो कि इंडिया में घुसना चाह रहे थे। तो इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी मोदी जी ने क्या बोला है कि भाई बांग्लादेश इज अ मेजर पिलर इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब बांग्लादेश इंडिया के इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी एजेंडा में बहुत ऊपर है। तो तारीफ की मोदी साहब ने, शेख हसीना जी ने भी अपनी तरफ से तारीफ की और मोदी जी को 50वीं एनिवर्सरी जो होगी बांग्लादेश की फॉर्मेशन पे, उस पे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया है। मोदी जी ने इस इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट भी किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। इस साल के 6 महीने में 25 बांग्लादेशी इसकी बॉर्डर पे जाने जा चुकी हैं। और भी बहुत से इश्यूज हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश को परेशान कर रहे हैं, जैसे कि तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि आसाम में चल रहा है। तो इन सब चीजों के चलते बांग्लादेश थोड़ा परेशान है, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में अगर एक बहुत बड़े साइजेबल अमाउंट को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाती है तो उनको वापस बांग्लादेश भेजने की बात की जाएगी। क्या बांग्लादेश को पसंद आएगा कि वो लाखों की तादाद में लोगों को अपने यहाँ ले? तो इस चक्कर में भी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन थोड़े खराब हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाइना बांग्लादेश में अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। चाइना और बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो बहुत बढ़ रही है। तो ओवरऑल इंडिया के लिए जरूरी है कि अपनी सॉफ्ट पावर को बांग्लादेश में लगाया जाए।
अब यहां पे बात की जाए बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स की, तो भाई मिस हसीना आप कह सकते हो कि एक कांटों के तख्त पे बैठी हैं। बहुत मुश्किल है बांग्लादेश में सरकार को चलाना। आवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है। अब वैसे देखा जाए तो आवामी लीग ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक टाइट ग्रिप पकड़ रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के इस्लामिस्ट फैक्शन अक्सर कर शेख हसीना जी की सरकार को चैलेंजेस देते रहते हैं। शेख हसीना जी की सरकार ने वॉर क्राइम्स और करप्शन ट्रायल्स चलाए हैं अपने अपोजिशन के अगेंस्ट। जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि अपोजिशन में है, वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है, और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ एक प्रो पाकिस्तान जमात इस्लामी पार्टी है जो कि काफी हद तक प्रो पाकिस्तान है। एक और इस्लामिस्ट ग्रुप का नाम बांग्लादेश में अक्सर को सुनने को मिलता है जिसका नाम है हिफाजत इस्लाम। हिफाजत इस्लाम ने रिसेंटली बांग्लादेश में बहुत सारे मास प्रोटेस्ट कंडक्ट करवाए, जहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। फिर शेख हसीना जी की गवर्नमेंट, जो बंग बंधु हैं, जो फादर हैं बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस के, मुजीबुर रहमान जी, मुजीबुर रहमान जी की एक स्टैच्यू को ढाका के सबर्ब्स में बनाने की बात की शेख हसीना जी ने। तो हिफाजत इस्लाम बोल रहा है कि हम ये बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि इस्लाम में स्टैच्यूज बनाना अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्टैच्यूज बनाएंगे ही बनाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे शेख हसीना जी के सामने अपनी ही कंट्री में इस्लामिक फैक्शंस की तरफ से बहुत ज्यादा अपोजिशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं शेख हसीना जी ने साफ साफ बोल दिया है कि धर्म के नाम पे अपने देश को नहीं बंटने देंगे, टूटने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि भाई इंडिया को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। इंडिया को ये बात पता है। अब देखें आगे क्या होता है, ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ही डिसाइड करेंगे कि क्या कितना करना है, क्या कितना नहीं करना है। फिर बात करते हैं बैटल फॉर बंगाल। पुलिस पर्सनल शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल बैटल। देखिए रिसेंटली हुआ यह है दोस्तों कि वेस्ट बंगाल कैडर के 3 आईपीएस ऑफिसर्स को बंगाल से निकाल के यूनियन होम मिनिस्ट्री में 2-3 पोस्टों पे बैठा दिया गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कल की डेट में जब आप आईएएस और आईपीएस बनोगे ना, आप स्टेट में रहना पसंद करोगे, क्योंकि स्टेट की पोस्टिंग्स को प्लम पोस्टिंग्स मानी जाती हैं। तो अगर आप आईपीएस बन के किसी स्टेट में हो तो या तो आप डीएसपी हो गए, या सुपरिटेंडेंट पुलिस बन जाओ, इंस्पेक्टर जनरल बन जाओ, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा। वहीं पे अगर एज एन आईपीएस आपको होम मिनिस्ट्री में पोस्टिंग दे दी गई, तो आपको कोई छोटा सा ऑफिस देख के सचिवालय में बैठा दिया जाएगा, आप सचिवालय में बैठे फाइलों के बीच में बैठे रहोगे। तो एक आईएएस आईपीएस को क्या अच्छा लगता है कि वो ग्राउंड लेवल पे काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे। समझ गए? तो अक्सर कर आपने देखा होगा जो टीना दाबी जी हैं जो कि टॉपर रही हैं, वो अक्सर कर अपने काम की फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड करती रहती हैं कि मैंने ये काम किया। तो वो ग्राउंड पोस्टिंग है, वो फील्ड पोस्टिंग है। और अगर आपको सचिवालय में बैठा दिया जाए तो वो ऑफिस पोस्टिंग है। हर आईएएस आईपीएस चाहता है कि वो ग्राउंड लेवल पे इसकी पोस्टिंग हो। अभी ग्राउंड लेवल पे पोस्टिंग होने के फायदे क्या है? आपके पॉलिटिकल लिंक्स बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हो या सीनियर आईएएस ऑफिसर हो और आपकी स्टेट में पोस्टिंग है, तो भाई जो स्टेट की सरकार है वो आपके साथ अच्छे टच में रहेगी। आपकी जो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी साठगांठ रहेगी। आप ताकत को फील करोगे अपने हाथों में। ये जो आईएएस आईपीएस पोस्टों के लिए इतनी जो फाइट है वो इसीलिए है क्योंकि यू विल फील द पावर इन योर हैंड्स। स्पेशली जो रूलिंग पार्टी अगर स्टेट की अगर उसके साथ आपकी बनती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधे सीधे हाथ है आपके ऊपर, तो आप ताकत फील करोगे, ऐसी ताकत फील करोगे जो कभी एक नॉर्मल आदमी फील नहीं कर सकता। लेकिन अब यहां पे सिचुएशन थोड़ी बदली हुई है। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट है जो वेस्ट बंगाल की, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये दोनों एक दूसरे के साथ टसल में आ गई हैं। कहीं ना कहीं जो आईपीएस ऑफिसर्स डेप्यूटेड थे बंगाल में, ऐसा कहने में आ रहा है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का साथ दिया। हुआ यह था दोस्तों कि 10 दिसंबर को जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा साहब, इनका एक कॉन्वॉय जा रहा था, अपनी इलेक्शन रैलिंग कर रहा था। चूंकि 2021 में इलेक्शन वाले हैं तो भैया बीजेपी अपना इलेक्शन का मार्केटिंग कर रहा था। इनके कॉन्वॉय के ऊपर पत्थर फेंके गए। अब आप सोचिए, बीजेपी सेंट्रल पार्टी, देश में इसका काम चल रहा है और इसके कॉन्वॉय के ऊपर पत्थर फेंके गए। तो भाई बीजेपी की सरकार का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी की सरकार ने बोला कि वहां के आईपीएस ऑफिसर कर क्या रहे थे। तो ये पन्ने में आया कि वहां के आईपीएस ऑफिसर्स ने इंटेंशनली कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने उनको डिसीजन लेने को मना किया हो। तो उन आईपीएस ऑफिसर्स को बिना स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस किए यूनियन होम मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया, मतलब उनको पनिशमेंट पोस्टिंग में डाल दिया। तो यहां पे जो राज्य की सरकार है वेस्ट बंगाल की, वो नाराज हो गई। राज्य की सरकार वेस्ट बंगाल की क्या बोल रही है कि भाई ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप इनकी पोस्टिंग कर रहे हैं कहीं और, तो पहले आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करिए। लेकिन कोई भी डिस्कशन यहां पे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल्स का सेक्शन 6 क्लॉज 1 अगर आप उठा के देखोगे, तो वहां पे ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में
अगर कोई डिस्प्यूट आता है विद रिस्पेक्ट टू सर्विस कंडीशंस, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ आईपीएस, तो किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। और इसके बेसिस पे इन आईपीएस को उठा के सीधे सीधे यूनियन होम मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया, पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी गई। तो भाई यहां पे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में एक जंग सी चल पड़ी है, जहां पे पुलिस पर्सनल्स का ट्रांसफर सीधे सीधे निकल के आ रहा है। तो जब पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो आईएएस आईपीएस की कोई औकात नहीं रहती। देखिए, उठा के ट्रांसफर कर दिया, क्या कर लिया। तो सरकारें बहुत ताकतवर होती हैं, और जब सरकारों का टसल आ जाता है तो सबसे पहले गाज गिरती है किसके ऊपर? आईएएस आईपीएस के ऊपर। तो भाई कहीं पे कुछ बवाल हो गया, सरकारें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रही हैं, तो भैया आईपीएस को सस्पेंड कर दो। तो इस टाइप की चीजें बहुत कॉमन है इंडिया में। कहीं ना कहीं 2021 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उनके लिए सारा का सारा प्रोपोगेंडा चालू है। ठीक है भाई। वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट भी शांत बैठने वाली नहीं थी। वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई बीजेपी लीडर्स के अगेंस्ट वेस्ट बंगाल में बहुत से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, तो हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे, इनको सजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुल मिला के यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है सेंट्रल में बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की मदद लेके स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे, प्रेशराइज करने की कोशिश करे। तो ऑथर यहां पे यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये पुलिस पर्सनल्स को ट्रांसफर करना, आपका इंस्टीट्यूशंस की मदद लेना, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दम पे स्टेट गवर्नमेंट को भड़काना, ये सही नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 के जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने उस समय के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जी को एक नोटिस इशू किया और उनको अरेस्ट करने की बात की। अभी राजीव कुमार जी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की, इनके साथ काफी चलती थी, इनके साथ काफी बनती थी। तो बनर्जी जी धरने पे बैठ गई और ये बोलने लगी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ताकत का बहुत गलत तरीके से प्रयोग कर रही है। फिर भाई जो सेंट्रल स्कीम्स है, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है आप सीधे सीधे पैसा हमारे पास भेजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कितना पैसा यहाँ पे खत्म करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, बट सीधे सीधे उस पैसे को ऑन ग्राउंड खर्च करने की कोशिश कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहती है। तो ओवरऑल बहुत से इश्यू को लेके ये जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ममता बनर्जी जी की, और ये जो सेंट्रल बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसके बीच में काफी अक्सर कर मनमुटाव देखने को मिलता है। फिर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने बीजेपी के ऊपर एक और इल्जाम लगाया कि भैया कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझने के लिए हमारे पास सेंटर की तरफ से ज्यादा पैसे नहीं आए। साइक्लोन अम्फन आया वेस्ट बंगाल में, उसके लिए भी हमें कोई मदद नहीं मिली है सेंट्रल की तरफ से। तो ये सब चीजें बहुत मेजर लेवल पे वेस्ट बंगाल वर्सेस बीजेपी निकल के आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आगे वाले समय में ये जो लड़ाई है ना, ये और खतरनाक होने वाली है। रीजन बीइंग 2021 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वेस्ट बंगाल के। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 3 ही आर्टिकल्स थे। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुड बाय।